नमस्कार साथियों, आज हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, जिसके वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे दिए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। यह आपका पार्ट 3 है। हमने इसमें हिंदी भाषा और उसका विकास अभी पढ़ा हुआ है और अब हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि अब हम सूफ़ी कवियों के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है उसमें काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास हमने पढ़ा था और उसमें हमने कवियों के नाम, उनकी रचना और उनका रचनाकाल पढ़ा था। इसी संदर्भ में अब हम आगे सूफ़ी कवि पढ़ेंगे कि हमारे प्रमुख सूफ़ी कवि कौन कौन से मध्यकाल में रहे हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम उनका डिस्क्रिप्ट में भी देखेंगे, क्योंकि आपको मैं लगातार ही बताता जा रहा हूं कि आपको डिस्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि चीज़ों को बीच में से भी पूछा जाएगा। अब जैसा कि आपको सबको पता ही है कि जो चंदायन रचना है वो मुल्ला दाऊद की है। जो चंदायन रचना है वो किसकी है? चंदायन रचना किसकी है? मुल्ला दाऊद की। अब आप इसको तो याद कर लेंगे, लेकिन आपको यही नहीं पता कि चंदायन जो है वो किसके बारे में है, उसमें क्या क्या उसमें बताया गया है। तो आपको इसको पढ़ना है। तो इसी में हम देखते हैं। अब चंदायन जो है, इस ग्रंथ की रचना मुल्ला दाऊद ने, किसने की? इस ग्रंथ की रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे ही सूफी प्रेम काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि बताइए, काव्य परंपरा का, सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा चंदायन। यह एक क्वेश्चन आपका बन गया। और इसके बारे में किसने बताया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने बताया। अब इसी मत में अगर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी क्या कहते हैं, इसे लोर कहा है। क्या कहा है? लोर। लोर कहा है, लोर या लोर कथा कहा है। और डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्ता ने इसका एक पार्ट चंदायन नाम से संपादित किया है। छंद विधान एवं प्रबंध व्यवस्था की दृष्टि से यह पूर्णतः भारतीय है। और लोर का इसमें अर्थ देख लेते हैं कि लोर का अर्थ क्या होता है। लोर का अर्थ है नायक, और लोर का और नायिका, इसमें नायक लोर, लोरिक और नायिका चंदा का उन्मुक्त प्रेम चित्रित किया गया है। तो जो चंदायन रचना है, इसमें जो नायक है वो लोर, लोर बोल दीजिए या लोरिक बोल दीजिए, और जो नायिका मतलब एक्ट्रेस जो इसमें है वो चंदा है, और जो एक्टर है वो कौन है? लोरिक या लोर बोल दीजिए। और जो चंदायन जो पूरा ग्रंथ है ये किस पर आधारित है? ये उन्मुक्त प्रेम पर चित्रित ये अपना पूरा ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका एक भाव हमारे सामने निकल आया कि चंदायन जो है, तो हमको सीधा सीधा समझ में आ गया कि जो चंदायन जो ग्रंथ है वो किस पर आधारित है। तो ये आधारित है, उन्मुक्त प्रेम पर चित्रित है ये। अब इसी में और देखते हैं कि अवधी भाषा का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि अवधी भाषा का क्या क्वेश्चन बनना है? अवधी भाषा का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ किसे माना जा सकता है? प्रथम उपलब्ध ग्रंथ भी माना जा सकता है। तो चंदायन को अवधी भाषा का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। उनमें सभी कथानक, रूढ़ी एवं काव्य परंपराओं का पालन किया गया जो सूफी प्रेम में जो मिलती हैं। तो अब हमने इसमें चंदायन में हमने क्या चीज़ें पढ़ ली कि चंदायन की जो रचना है वो किसने करी? तो चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने की। और इसका रचना काल क्या था? 1379 ईस्वी, 1379। ठीक है, और इसमें जो नायक और जो नायिका, नायक कौन था? नायक था हमारा लोर या लोरिक, और नायिका जो थी वो हमारी कौन थी? चंदा।
और ये जो ग्रंथ है वो किस पर आधारित ग्रंथ था? ये प्रेम पर चित्रित एक ग्रंथ था। इतना हमने पढ़ लिया। अब हम दूसरा पढ़ेंगे इसमें सत्यवती कथा के बारे में। जो सत्यवती कथा रचना है वो सबसे पहले ये इसके रचयिता कौन है? तो सत्यवती कथना जो कथा है उसके रचयिता हमारे हिंदू कवि ईश्वर दास जी हैं। ठीक है, और इसका रचना काल, इनको जो रचयिता हैं उनके नाम और जो इसका रचना काल है उसके नाम हमको याद रखना है। तो इसका रचना काल क्या है? 1501 ईस्वी। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में जो सत्यवती कथा जो एक अपना ग्रंथ है, इसकी रचना किसमें की गई है? तो अवधी भाषा में की गई है और दोहा और चौपाइयों का प्रयोग भी किया गया है। और इसमें जो सत्यवती कथा है, यह कथा किसके ऊपर है? तो यह कथा राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण के प्रेम प्रसंग के ऊपर है। हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए सत्यवती जो कथा है उसकी राजकुमारी का नाम पूछ सकता है वो, कि उसकी राजकुमारी का नाम बताइए। तो उसकी राजकुमारी का नाम सत्यवती और राजकुमार का नाम क्या था? ऋतुपर्ण। और ये भी पूछ सकता है किस पे आधारित थी? तो इसका आंसर हो गया प्रेम प्रसंग पर आधारित थी। तीसरा हमें पढ़ना है मृगावती। तो अब मृगावती में हमको देखना है कि मृगावती के रचयिता कौन हैं। तो मृगावती के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और ये भी देखिए सूफी कवियों ने ज़्यादातर प्रेम के ऊपर ही आधारित ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो हमको इसका तो ध्यान रखना ही है। अब इसकी रचना कब हुई? तो इसकी रचना हुई 1503 ईस्वी में। मृगावती की रचना कब हुई? 1503 में। इसके रचयिता थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें जो नायक है उसका नाम था राजकुमार और नायिका का नाम था मृगावती। ये आप पॉइंट करते जाएं, नायक और नायिका और उसका रचयिता और उसका रचना काल और किस पर आधारित है, ये 3-4 चीज़ें आपको बस पढ़ना है। ठीक है। अब इसमें जो पूछ सकता है कि जो मृगावती रचना है उसमें कौन से रस हुआ है? तो शांत रस का उपयोग हुआ है। दोहा चौपाई छंदों का भी यूज किया गया है। और शैली इसकी कैसी थी? सरल थी और इसमें सरसता थी। ठीक है, तो मृगावती हो गया। अब हमें पढ़ना है पद्मावत। तो पद्मावत तो फेमस है, आप सबको पता ही होगा, पद्मावत मूवी भी आ चुकी है। तो यह पद्मावत जो रचना है ये किसने की है? पद्मावत रचना। तो पद्मावत रचना की है सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने। इनका नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। कब की? 1540 ईस्वी में की। अब इसमें हमसे पूछ सकते हैं इनके बताइए नायक नायिका कौन थे? तो इसका नायक जो है चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा पर आधारित यह एक ग्रंथ है पद्मावत। इसके रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और इन्होंने इसकी रचना कब की है? 1540 ईस्वी में। इसके जो नायक हैं वो हैं राजा रत्नसेन और इसकी जो रानी हैं वो हैं सिंघलदीप की। ये भी पूछ सकते हैं कि जो पद्मावती राजकुमारी हैं वो किस द्वीप की थी, किस जगह की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो पद्मावती थी वो कहाँ की थी? सिंघलदीप की। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बहुत टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आप बस इनको याद करते जाइए, रिवाइज करते जाइए और नोट डाउन जरूर करते जाइए। ठीक है। इसके बाद में डॉक्टर हरदेव बहरी के अनुसार जायसी से बहुत पहले प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा मिलती है जिसकी कथा वस्तु पद्मावत से गहरा साम्य रखती है। तो बहरी जी कह रहे हैं कि जो पद्मावत जो जायसी का काव्य ग्रंथ है वो और किसका? रत्नशेखर की जो कथा है वो मिलती जुलती हुई है। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं। ठीक है। अब पद्मावत की रचना किस भाषा में हुई है ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए पद्मावत की रचना हुई है वो किस भाषा में हुई? तो पद्मावत की रचना अवधी भाषा में हुई है तथा इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो पद्मावत में अब और भी चीज हमको पढ़ लेना है। इसमें क्या पढ़ना है कि जायसी रायबरी जिले के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे जो अवध क्षेत्र में आता है। ठीक है।
इसलिए उन्होंने पद्मावत में ठेठ ग्रामीण अवधि का प्रयोग किया है। उनके द्वारा शब्द क्रिया रूप मुहावरे लोकोक्तियां अवध क्षेत्र के हैं। पद्मावत में साध अर्दालियों के बाद एक दोहा देकर कड़वक बनाया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन गया। क्या बन गया? एक क्वेश्चन आपका बन गया। यहाँ पर क्या बन गया है वो भी हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या बन गया है, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि पद्मावत में 7 अर्दालियों के बाद एक दोहा देकर कड़वक बनाएगा। तो कड़वक कैसे बनता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पद्मावत में 7 अर्दालियों के बाद एक दोहा देकर कड़वक को बना दिया गया। बस आपको इसको याद रख लेना है। तो अभी तक हमने साथियों अभी जो सूफी कवि पढ़े और उनकी रचनाएं पढ़ी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था चंदायन। चंदायन में हमने पढ़ा था कि चंदायन जो रचना है वो किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना है। और उन्होंने ये रचना कब की? 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की। ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ा था कि जो नायक नायिका हैं वो कौन थी? तो नायक को हम लोर या लोरिका कहते थे, और जो नायिका थी उसका नाम चंदा था। और ये किस पे आधारित था, ये भी हमको देख लेना था। ये आधारित किस पे था? प्रेम आख्यान पर आधारित था। और इसकी जो भाषा थी वो कैसी भाषा थी? अवधी भाषा थी। ठीक है, चंदायन के बाद हमने पढ़ा था साथियों, इसके बाद हमने पढ़ा था सत्यवती कथा। क्या पढ़ा था हमने? सत्यवती कथा। तो सत्यवती कथा के जो अपने कवि हैं, रचयिता हैं इसके, वो हैं कवि ईश्वरदास जी हैं। और इसका रचना काल हमारा कब का रहा है? 1501 ईस्वी रहा है। और इसकी भी रचना कैसी है? अवधी भाषा है। इसमें दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया था। और सत्यवती कथा में जो नायक नायिका हैं, नायक का नाम राजकुमार ऋतुपर्ण था और नायिका का नाम राजकुमारी सत्यवती था। और यह किस पे आधारित था? प्रेम प्रसंग पे आधारित था। दो हमने पढ़ लिए, चंदायन और सत्यवती। तीसरा हमने पढ़ा था मृगावती। अब मृगावती जो हमने पढ़ा था उसमें मृगावती के रचनाकार कौन थे? चलिए बताइए, मृगावती के रचनाकार कौन थे? तो मृगावती के रचनाकार थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आपको मैंने पढ़ा दिया तो याद होना चाहिए बिल्कुल। कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने रचना कब करी थी? 1503 ईस्वी में करी थी। और इनके जो नायक थे उसका नाम था राजकुमार, नायिका का नाम था मृगावती। कंफ्यूज नहीं होना है चीज़ों में। अब इसकी जो इसमें भी दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया और शैली कैसी थी? सरल थी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों पद्मावत के बारे में पढ़ा था। तो पद्मावत तो आपको याद ही होगा सभी को। तो पद्मावत जो महाकाव्य है वो किसने लिखा है? सूफी कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। और कब लिखा? 1540 ईस्वी में लिखा। इसमें जो नायक थे वो थे कौन से राजा थे बताइए? चित्तौड़ के राजा थे। ठीक है, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन। और चलिए बताइए, पद्मावत थी वो किस राज्य की थी, किस जगह की थी? आया याद आपको? तो जो पद्मावत थी वो थी सिंगल द्वीप की। मैंने बोला भी था अभी आपको कि इसको याद रखना है। ठीक है, तो पद्मावती सिंगल द्वीप की राजकुमारी, पद्मावती की प्रेम कथा है। ठीक है, तो अभी तक हमने इतना सारा पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद और हम देख लेंगे कौन कौन सी हैं। अब मधुमालती। देखिए, अब आपको जो चीज़ें जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो इसको मैं डिस्क्रिप्ट में पढ़ा रहा हूँ तो आपको याद रहेगा। अगर इसी को मैं ऐसे पढ़ा दूँ कि भाई चलो मुल्ला दाऊद कवि का नाम हो गया, रचना हो गई चंदायन, रचना काल हो गया 1379 ईस्वी, कुछ याद नहीं रहेगा आपको। लेकिन अब आपको मैंने पढ़ा दिया है चंदायन के बारे में, तो चंदायन जैसे ही आएगा फटाक से आप कहोगे चंदायन। अरे चंदायन में क्या था? जो नायक था वो कौन था? लोर या लोरिका बोलते हैं। और जो उसकी जो जैसे चंदायन है तो उसकी जो नायिका थी वो कौन थी? चंदा, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, कभी भी आपको याद रहेंगे, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं मधुमालती। तो जो मधुमालती हैं, मधुमालती जो रचना है उसके रचनाकार
जो हैं वो कौन हैं? मधुमालती के। मधुमालती के रचनाकार हैं मंजन। जो कवि हैं इनका नाम क्या है? मंजन। मंजन बोल दो, मंजन बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो इनको याद रखना है। मधुमालती के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है मंजन। मंजन बोल दो या मंजन बोल दो, जो भी आपको अच्छा लगे। अब मधुमालती की रचना कब हुई ये हमको याद रखना है। तो मधुमालती की रचना कब हुई है? 1545 ईस्वी में हुई। इसमें नायक मनोहर एक राजकुमार है। इसमें जो नायक है उसका नाम क्या है? मनोहर। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है मनोहर। और नायिका जो है वो कौन है? मधुमालती। तो आप एक बात को याद रखिए, ज़्यादातर में क्या हो रहा है, जो रचना है जिस नाम से वो उसकी कौन है? नायिका है। ये बात आप ध्यान रखिए मोस्टली चीज़ों में, है ना। तो इसमें मधुमालती है तो मधुमालती कौन हो गई? नायिका हो गई। इसका आपसे वो नहीं पूछेंगे, वो नायिका नहीं पूछेंगे, नायक पूछ लेंगे, क्योंकि नायक अलग है, ठीक है। इन चीज़ों को भी याद रखना है। इसमें भी दुआ चौपाई का यूज किया गया है, ठीक है। खत्म। मधुमालती पढ़ लिया अपन ने। मधुमालती के रचनाकार कौन थे बताइए? मंजन, ठीक है। याद रखना है मंजन या मंजन। अब इसके बाद में हमको नेक्स्ट रचना हमको पढ़नी है माधवानाल कामकंदला। 6वीं नंबर की रचना हमको पढ़नी है। कौन सी है ये? माधवानाल कामकंदला। माधवानाल कामकंदला। अब ये जो रचना है इसकी रचना कब हुई? इसकी रचना हुई 1584 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, इसी में अपने अनेक कवियों ने इसमें ग्रंथ लिखे हैं ना, तो अपन किसी पर्टिकुलर किसी एक का नहीं बता पाएंगे। इसमें जो माधवानाल कामकंदला है इसमें वो बताया गया है कि जो इसकी रचना की है अनेक कवियों ने मिलकर की है, ठीक है। और इसकी रचना कब हुई है? 1584 में। तो ज़्यादा अब इसमें अगर अपन देखें तो नायिका एक जो नायक नायिका है उसमें क्या बताया गया है? एक ही जन्म का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर पे चित्रावली। तो चित्रावली के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है? उस्मान। उनका नाम क्या है? उस्मान। कब करी इन्होंने? 1613 ईस्वी में इसकी रचना की। और इसके बाद में जो उस्मान साहब थे वो कहाँ के रहने वाले थे? गाजीपुर के रहने वाले थे। इसमें जो नायक है वो नेपाल के कौन है? राजा। नेपाल के राजा पुत्र सुजान कुमार हैं। इसमें जो नायक हैं चित्रावली में जो नायक हैं वो कहाँ के राजा हैं? नेपाल के राजा हैं। नेपाल के राजा का पुत्र कौन था? सुजान कुमार। इसका कौन है? नायक। चित्रावली का अगर पूछते हैं कि इसमें चलिए बताइए आप इसका नायक कौन था, तो आप इसका आंसर देंगे नेपाल के राजा का पुत्र सुजान कुमार इसका क्या था? नायक था। और इसकी नायिका कौन थी? इसकी नायिका थी रूपनगर की राजकुमारी। ये आपको याद रखना है कि वो पूछ लें कि चलो चित्रावली की जो नायिका थी वो कौन से नगर की थी, तो आपको क्या आंसर देना है? रूपनगर। क्या देना है? रूपनगर। रूपनगर, ठीक है, रूपनगर की। इसके बाद में और जो उस्मान थे वो शाहजहाँ के काल में थे, जो इन्होंने रचना करी है शायद, तो ये शाहजहाँ के काल में इन्होंने रचना करी होगी। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है 8वें नंबर पे हमारे दिए है रस रत्न। तो रस रत्न माफ़ कीजिए दोस्तों, एक माँ का कॉल आ गया था। चलिए अब अब हम इसमें देख लेते हैं। अभी हमने रसन रत्न पढ़ लिया था। अब इसके बाद में हमारी लास्ट सूफी कवि की जो रचना है उसके बारे में बताया गया है ज्ञानदीप। तो ज्ञानदीप जो रचना है उसकी रचना काल क्या है? उसका रचना काल हमारा है 1619 ईस्वी। 1619 ईस्वी। और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? शेख नबी। इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? शेख नबी। ज्ञानदीप के जो रचनाकार हैं वो कौन है? शेख नबी, ठीक है। और इसमें क्या बताया है? जो नायक की खोज के लिए इसमें क्या होता था? स्वयंवर होता था। स्वयंवर तो जानते हैं आप सभी लोग। स्वयंवर का आयोजन हो जाता था और इसमें जो भाषा प्रयोग की गई है वो अवधी भाषा प्रयोग की गई है।
और जो शेख नबी जी थे वो मुसलमान थे, लेकिन मुसलमान होते हुए भी उन्होंने क्या किया, वेद मार्ग की प्रशंसा की है। तो हमने जो सूफ़ी कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, मेन जो रचनाएं थीं और जो सूफ़ी कवि थे उनके बारे में आज पढ़ा है, और हमने उनकी रचनाएं और उनके नायक नायिका और उनका रचना काल पढ़ा है। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, अभी हमने जो पढ़ा था वो हमने इसमें कंप्लीट किया है कि काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय। अब हम पढ़ेंगे काव्य भाषा में ब्रज भाषा का विकास, और ब्रज भाषा के जो अपने रचनाकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे जो पार्ट हमारा आएगा पार्ट 4। ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।